हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है डॉक्टर कंचन किशोर रावत और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 1 के बारे में। दोस्तों, हमने अपने पिछली वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में बात की थी। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स क्लियर हों। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, सेक्शन 1 से। तो इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपको छोटा सा सजेशन है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बैरक साथ में रखिए, जिसको अगर आप साथ में रखेंगे तो पढ़ने के बाद आपको ये वीडियो और इजीली और क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। आज के हमारे इस वीडियो में जो आपके सामने लिखा है मैंने, वो है सेक्शन 1, जो बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट और सेविंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इस सेक्शन को शुरू करने से पहले क्योंकि मैंने कहा आपको कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना बेयर एक्ट लीजिए। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का बेयर एक्ट है। इसमें अगर आप आपका सेक्शन 1 देखेंगे तो सेक्शन 1 से पहले आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या मिलेगा, साइड में तो आपको जो डेट लिखी है वो लिखिए 25 अप्रैल 1872। तो ये डेट कौन सी है, अगर आपको याद होगा, ये इनेक्टमेंट डेट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। जिस दिन ये एक्ट पास हुआ था वो कौन सी डेट थी दोस्तों, 25 अप्रैल 1872। ठीक है, और जो इसकी कमेंसमेंट डेट थी, अगर आप लोग याद कर पा रहे हैं, तो वो क्या थी, 1 सितंबर 1872। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डेट मिलेगी, वो डेट इसकी इनेक्टमेंट डेट है। दूसरी बात, आप सबसे पहले देखेंगे कि इस एक्ट का नाम मेंशन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और ब्रैकेट में नीचे लिखा है 9 ऑफ 1872। तो 9 ऑफ 1872 इज बेसिकली नंबर ऑफ द एक्ट, उस एक्ट का ये नंबर है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे लिखा है वो लिखा है प्रीएम्बल। जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था एक पॉइंट, अगर आप याद कर पा रहे हैं तो, कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक एग्जॉस्टिव कोड नहीं है, एक एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि जितने भी लॉ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है वो सारी चीज़ों पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, उन सारे लॉज पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, इसीलिए वो एक एग्जॉस्टिव कोड नहीं है। और ये बात मैंने आपको बताया था कि इसका प्रूफ हमें कहाँ से मिलता है, इसका प्रूफ हमें मिलता है प्रीएम्बल से। ठीक है, तो प्रीएम्बल क्या कहता है, देखिए पढ़िए। प्रीएम्बल कहता है वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट के कुछ लॉ से, कुछ पार्ट से ही ये लॉ उसको डिफाइन करता है और अमेंड करता है। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज से हमें ये क्लियर होता है कि ये एक्ट जो है ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कुछ ही पार्ट्स को डिफाइन करता है, कुछ ही पार्ट को अमेंड करता है, मतलब ये सब पे एप्लीकेबल नहीं होता। दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव कोड। ठीक है, तो ये तो था इसका प्रीएम्बल। इसके बाद शुरू होता है दोस्तों सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 जो है, ज़्यादातर आप कोई भी एक्ट पढ़ेंगे तो सबसे पहले सेक्शन 1 हर एक्ट का यही होता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ठीक है, तो सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी सेक्शन 1 सिमिलर है, जो बात करता है हमारा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट होता क्या है वो आपको सेक्शन पढ़ के क्लियर हो जाएगा। तो सेक्शन 1 क्या कहता है, अगर हम बात करें इसके शॉर्ट टाइटल की, ठीक है, शॉर्ट टाइटल, तो ये लिखा हुआ है कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस एक्ट को क्या कहा जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो शॉर्ट टाइटल बेसिकली क्या होता है, जो भी आप एक्ट पढ़ रहे हैं उस एक्ट का जो नाम होता है वो होता है उसका शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल बेसिकली आइडेंटिफाई करता है कि वो लॉ किस चीज़ से रिलेट है। जैसे कि आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। वैसे ही अगर आप पढ़ रहे हैं इंडियन पेनल कोड तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जो पेनल लॉज हैं वो उससे रिलेटेड है। अगर आप पढ़ रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये जो है वो मैरिज से डील करता है, और किसकी मैरिज, जो हिंदू मैरिज है उससे रिगार्डिंग जो लॉ है वो हिंदू मैरिज एक्ट है।
तो शॉर्ट टाइटल बेसिकली क्या करता है, आपको एक्ट जो लॉ है उसका नाम, उसको आइडेंटिफाई करता है कि वो किस चीज़ से डील करता है। ठीक है, तो इसका शॉर्ट टाइटल क्या है दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इससे आपको क्लियर हो गया कि शॉर्ट टाइटल बेसिकली क्या करता है, आइडेंटिफाई कराता है कि नाम क्या और एक्ट का क्या काम है बेसिकली, तो उसका नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटेंट की। एक्सटेंट की मतलब ये लॉ एप्लीकेशन जो इसका होगा वो कहाँ कहाँ तक होगा। ठीक है, तो इसका जो एक्सटेंट की बात अगर हम करें तो ये कहता है इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो एक्ट है वो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, लेकिन 2019 से पहले 2019 से पहले हमारे पास प्रोविजन ये था, जो सेक्शन 1 था वो ये कहता था कि दिस एक्ट अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब 2019 से पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता था। ठीक है, लेकिन 2019 के बाद आपको पता है जब आर्टिकल 370 हटा था भारत के संविधान से, तो एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। क्या है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इस एक्ट को पास होने के बाद ये जो वर्ड यहाँ पे था कि इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इस वर्ड को ओमिट कर दिया गया है इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, मतलब इन वर्ड्स को हटा दिया गया है। तो आज के टाइम पर अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरी इंडिया पे एप्लीकेबल होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो एक्सटेंड आप समझ गए होंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एप्लीकेशन कितना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे आप कोई पूछे कि क्या जम्मू एंड कश्मीर पे भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाई होता है, तो इसका आंसर है यस। और ये कब से हुआ है, ये हुआ है 2019 के बाद से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कमेंसमेंट की। तो कमेंसमेंट की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये एक्ट जो है कब से कमेंसमेंट इसका शुरू हुआ था, तो आप लोगों को याद होगा ये हुआ था 1 सितंबर 1872 से। ठीक है, तो आगे ये सेक्शन की लैंग्वेज यही है कि इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एंड इट शेल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। तो 1 सितंबर 1872 को क्या था, आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कमेंस हुआ था और इनेक्टमेंट डेट आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, दैट इज 25 अप्रैल 1872। ठीक है, तो आई होप कि आपको शॉर्ट टाइटल समझ में आ गया होगा, इसका एक्सटेंड कितना है और इसका कमेंसमेंट कब हुआ था। ठीक है, तो ये सेक्शन 1 का आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अब उसके बाद बात करते हैं सेविंग की। ठीक है, सेविंग क्या होता है, ज़्यादातर हम हमेशा सेविंग को छोड़ देते हैं कि सेविंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इसे नहीं पढ़ना है, ज़्यादातर हम फोकस बस इन्हीं वर्ड्स पे करते हैं। लेकिन सेविंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये सेक्शन 1 के अंदर इंक्लूड है। तो सेविंग्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप अपनी बैरक में देखिए और इसके जो एक एक वर्डिंग्स है उस पर फोकस करिए। चलिए दोस्तों, हम आगे बात करते हैं सेविंग क्लॉज के बारे में। तो सेक्शन 1 का सेविंग क्लॉज जो है वो ये बात करता है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बाकी सारे लॉज को या बाकी सारे एक्ट को जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चलता है, ये आपको और क्लियर हो जाएगा इस क्लॉज की लैंग्वेज पढ़ के। ठीक है, तो हम इस क्लॉज को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं जिससे कि आप लोगों को ये क्लॉज और इजीली और क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तो ये जो क्लॉज है वो क्या कहता है, देखिए ये कहता है एक्ट किसी दूसरे एक्ट के या किसी दूसरे स्टैट्यूट के या रेगुलेशन के प्रोविजन को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब ये जो वर्ड्स हैं जैसे स्टैट्यूट हो गया या एक्ट हो गया या रेगुलेशन हो गया, तो इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने सुना होगा जैसे एक्ट है, तो एक्ट को कौन पास करता है, हमको पता है कि प्रेजेंट टाइम पे जो कानून है हमारे लिए वो हमारी पार्लियामेंट बनाती है या स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट जो लॉ पास करता है उसे हम कहते हैं एक्ट, या अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है तो उसे भी हम एक्ट कहते हैं। तो फिर एक्ट और स्टैट्यूट में क्या डिफरेंस है, जो स्टैट्यूट होता है वो भी पार्लियामेंट ही पास करती है और या स्टेट लेजिस्लेचर पास करती है। तो इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस बेसिकली ये है कि एक्ट एक स्पेसिफिक लॉ को रेफर करता है और स्टैट्यूट एक जनरल टर्म्स में यूज़ करते हैं हम। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर हम बात करें एक्ट की, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये एक स्पेसिफिक है कि वो ये एक्ट ये लॉ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे ही अप्लाई होगा।
जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, तो वो सिर्फ हिंदू की मैरिज पे ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक जो लॉ को डील करता है उसे हम एक्ट कहते हैं। अगर हम बात करें स्टैचूट की, तो आप लोगों ने सुना होगा पीनल स्टैचूट, ठीक है। तो पीनल स्टैचूट का मतलब होता है कि जिसके अंदर बहुत सारे पीनल लॉज आते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे क्रिमिनल लॉज आते हैं। तो एक बंच है एक तरीके से, और ये एक स्पेसिफिक है। तो यही डिफरेंस है, बाकी दोनों चीज़ें सेम है। अगर हम बात करें रेगुलेशन की, तो रेगुलेशन क्या होता है कि जब गवर्नमेंट कोई स्टेट्यूटरी बॉडी बनाती है, जैसे कि आप लोगों ने आरबीआई का नाम सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये अपने लिए अपने वर्किंग के लिए खुद एक रूल्स या रेगुलेशंस बनाती है, ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं रेगुलेशंस। तो ये एक्ट ऐसे किसी स्टैच्यूट के, ऐसे किसी एक्ट के या उन रेगुलेशन को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी बात, ये एक्ट किसी भी कस्टम को या यूजेस को जो कि ट्रेड से रिलेटेड उसको भी अफेक्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब कि इंडिया में देखिए जब बिजनेस होते हैं हर स्टेट में या कोई ट्रेड होता है, तो उन लोगों ने अपने कुछ कस्टम्स भी होते हैं उनके ट्रेड के। हो सकता है कि वो पेमेंट कैसे होना है, डिलीवरी कैसे होनी, ये वो आपस में खुद डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी ये एक्ट अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। दूसरी बात है, एनी इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई पार्ट है, ठीक है, उसको भी ये एक्ट अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन आगे देखिए, आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है, कब अफेक्ट नहीं करेगा, तब जब लिखा है नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब अगर ये एक्ट के कोई प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, तो उस सिचुएशन में आईसीए मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको सेविंग प्रोवाइड करता है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई एक्ट या कोई स्टैट्यूट या कोई रेगुलेशन या कोई कस्टम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, तो उन सारे एक्ट को, उन सारे रेगुलेशंस को एक प्रोटेक्शन किसने प्रोवाइड की है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने, ठीक है। तो ये था आपका सेविंग क्लॉज, जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सेक्शन 1 में आप लोगों को क्लियर होगा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड सेविंग के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों आगे के हम अपनी वीडियो में सेक्शन 2 से स्टार्ट करेंगे, जो बात करता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज की, जहाँ से कि बेसिकली मेन जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो शुरू होता है, जहाँ पे कि डेफिनेशंस दी गई है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा चैप्टर 1 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो सेक्शन 3 से शुरू होता है, ठीक है। तो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ये प्रिलिमिनरी का पार्ट है, और सेक्शन 3 से हमारा चैप्टर 1 शुरू होगा। सेक्शन 3 और चैप्टर 1 को पढ़ने से पहले हमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जानना बहुत ज़रूरी है। तो सेक्शन 1 आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 2 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है और कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।